जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। ये वीडियो आपके प्रयोगशाला परिचारक जो हायर एजुकेशन द्वारा छत्तीसगढ़ में वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि साइंस पार्ट से पूरे 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। साइंस पार्ट में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज सम्मिलित रहेंगे। चलिए आज का हम सेशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आज समझेंगे कि दक्षिण या वाम क्या होता है। जब भी आप अपना फेस किसी समतल दर्पण में देखोगे तो क्या होगा, दक्षिण और आपका दक्षिण और आईने का दक्षिण चेंज हो जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लड़का हुआ है ना, एक लड़का खड़ा हुआ है और अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है। ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है, लेकिन इमेज वाला जो लड़का है, जो इमेज में अपने आप को जो देख रहा है, उसके हिसाब से राइट हैंड है ना, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि राइट हैंड उठ रहा है। ठीक है, स्पष्ट है। उसी प्रकार से एक कमल को देखिए, है ना, ये सीधा लिखा है। जब भी हम इसको देखेंगे तो ये हमारा पार्श्व चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं दक्षिण या वाम। ठीक है, तो जब भी आप समतल दर्पण में अपना फेस देखोगे या जो भी इमेज रखोगे, उसका केवल साइड चेंज होगा। दायां का बायां दिखेगा और बायां का दायां दिखेगा, लेकिन ऊपर और नीचे में कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। इसका मतलब है, यदि आप किसी उल्टे चीज को मिरर में देखोगे तो वो सीधा दिखेगा। यही कारण है कि एम्बुलेंस में, ठीक है, एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि इसके सामने, एम्बुलेंस के सामने जो वाहन होगी वो अपने बैक मिरर में ना, वो अपने मिरर में जब भी इस एम्बुलेंस को देखेगा तब उसको सीधा दिखाई देगा और वो आसानी से पढ़ लेगा और इस एम्बुलेंस को आगे रास्ता देगा। ठीक है, हम बस यही जानना चाहते थे इसलिए में अब कि जब भी आप कोई भी मिरर में अपने आप को देखते हैं, खासकर आप समतल दर्पण में, तो ऊपर और नीचे में कोई चेंजेस नहीं होगा। पैर ऊपर था, सॉरी, सिर ऊपर है, पैर नीचे है, इमेज में भी और प्रतिबिंब में भी, सॉरी, वस्तु में और प्रतिबिंब में भी। केवल साइड चेंज होगा, दक्षिण का पश्चिम, पश्चिम वाम, दक्षिण या वाम मतलब राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा। ठीक है। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है क्या, ये एक प्रश्न चिन्ह है। परावर्तित का मतलब समझ लिया। देखिए, आप कोई नाई की दुकान में गए होंगे, तो ये नाई की दुकान में एक लड़का बाल कटाने के लिए बैठा है, ये अपना फेस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसके परिवर्तन वाला हो गया। अब क्या इसी परिवर्तित चीज को हम और परिवर्तन कर सकते हैं क्या, और परिवर्तित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके आगे पीछे हम बहुत सारी शीशा लगाकर उसको पुनः परावर्तित किया जा सकता है। ठीक है, पुनः परावर्तित किया जा सकता है। अब हमारा जो काम का चीज है, जहां से आपका प्रश्न आने की संभावना है, वो ये है। ध्यान से पढ़िएगा, इससे प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछेंगे। समतल दर्पण के घूमने पर परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, वैसे ये सिद्ध करने के लिए आपको नहीं आएगा, केवल क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है, क्या चीज है, आपका जो एग्जाम है केवल और केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। 4 ऑप्शन में से एक को टिक करना होगा। तो हम इसको आपको प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका डेमो दिखाएंगे या फिर इसको हम आपको बताएंगे कि ये हो क्या रहा है। डेफिनेशन में लिखा है, अतः समतल दर्पण, अतः को जो छोड़ दीजिए, जब समतल दर्पण आपतन बिंदु पर थीटा कोण से घूमता है तब परावर्तित किरणें टू थीटा से घूम जाती है। क्या कहा है? कोई भी हम सबसे पहले बनाते हैं दर्पण, ये हमने दर्पण बना लिया। ठीक है, अब इसमें कुछ किरणें आपतित करेंगे कि किरणें, ये किस प्रकार से हम किरणें को आपतित कर रहे हैं, ये हमने आपतित कर दिया। और ये किरण आपतित है तो परावर्तित भी होगी, तो ये परावर्तित हो गया। अब इसमें एक अभिलंब खींचते हैं, जैसे हमने पुराना देखते हुए आए हैं, ये हमने एक अभिलंब खींच दिया। ठीक है, प्रकाश आया और प्रकाश चला गया। मान लेते हैं कि ये कितने डिग्री पर आया था, तो ये 30 डिग्री पर आया था और 30 डिग्री बनाते हुए अभिलंब के साथ निकल गया। अब यहां से हमारा मेन खेल शुरू होता है। ये हमारा दर्पण है। ठीक है, दर्पण है और इस दर्पण को मैं नाम दे देता हूं एम और एन। ठीक है, फिर से पढ़िए, जब समतल दर्पण आपतन बिंदु पर थीटा कोण से घूमता है तब परावर्तित किरणें टू थीटा से घूम जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा जो कहते हैं आपतित किरण, यहाँ पे कोई प्रकाशित बिंदु होगा, है ना, या फिर मैं यहाँ पे टार्च बना लेता हूँ, ये टार्च है, टार्च से कोई किरण आपतित हो रही है। ठीक है,
तो जब भी कोई किरण आपतित होगी तो वो अपने नियत स्थिति पर आपतित होती रहेगी, चाहे हम दर्पण को घुमाएं या ना घुमाएं। अब इसी का मैं सेकंड बना रहा हूं ना। जब दर्पण को यदि हम ऐसा कुछ घुमा लेते हैं, ठीक है, ये हमने दर्पण को घुमा लिया m और ये n लिखकर, ठीक है, लेकिन किरण अभी भी इसी प्रकार ही आपतित हो रही है, ठीक है, इसी वे में आपतित हो रही है, लेकिन इसका जो लंब है वो अब परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं हमने थीटा को कितने में घुमाया है, थीटा को हमने घुमा दिया है 10 अंश में घुमा दिया है। ये जो दर्पण है इसको हमने थोड़ा 10 अंश में घुमा दिया है। अब क्या होगा, आपतित किरण उतना ही रहेगा, क्योंकि अभिलंब अब चेंज हो गया तो इसकी परावर्तित किरणें भी चेंज हो जाएंगी। इसकी जो परावर्तित किरणें हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है, इसकी परावर्तित किरणें चेंज हो जाएंगी। अब ये पूछ रहा है कि पहले ये जो किरण थी ना, ये इस डिग्री पर आप परिवर्तित हो रही थी, अब उसका परिवर्तन चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मैं इसी में इसको बना के दिखा रहा हूँ, अब कितना चेंज हुआ है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। आपतित किरण में कोई भी परिवर्तित नहीं होगी, आपतित किरण अपने अनुसार परिवर्तित होती रहेगी, बस ये हमारा चेंज हो जाएगा, जो परिवर्तन है ये चेंज हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें जो अभिलंब होगा, अभिलंब भी चेंज हो गया, ठीक है, और जो दर्पण है, दर्पण भी थोड़ा से 10 मीटर घूम गया है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा पुराना परिवर्तित है और ये नया परिवर्तित है। क्या कहा मैंने, ये पुराना परिवर्तित है और ये जो है नया परिवर्तित है। अब इसमें ये पूछ रहा है बस कि हमने जैसे उसको थीटा कोण में घुमाया तो जो हमारा परिवर्तन था वो कितना अंतर आया, हमारे परिवर्तन में कितना अंतर आया। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच कितने का अंतर है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच आपको अंतर मिलेगा 20 अंश का, है ना, क्योंकि हमने घुमाया था 10 अंश का, और जैसे ही हमने घुमाया 10 अंश का तो जो परिवर्तित किरण है वो डबल कोण बनाते हुए घूम जाती है, ठीक है। जो परिवर्तित किरणें हैं वो डबल, जस्ट जितना घुमाएंगे उससे दोगुना, जितना घुमाएंगे उससे दोगुना घूम जाती है, किससे, पहले और आखिरी से, ठीक है, पहले और अंतिम से जितना रहती है उससे ज्यादा घूम जाती है। तो बस इतना आपको प्रश्न में पूछेगा नहीं, बस ये बता पूछेगा कि जब समतल दर्पण में आपतन बिंदु थीटा से घूमता है तब परिवर्तित किरणें 2 थीटा से घूम जाती है। बस ये आपको याद रखना है, प्रूफ करने के लिए आपको प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछेगा, याद रखिए। ये जो अंतर आपको जो दिख रहा है ना, ये पहले आपतन था, बाद में दर्पण घूमने के बाद आपतन कोण चेंज हो जाएगा, सॉरी परिवर्तन कोण चेंज हो जाएगा। तो ये पहले परिवर्तन और बाद के परिवर्तन का अंतर, ठीक है। तो अंतर कितने का होता है, जितना घुमाएंगे उसके डबल थीटा का अंतर आता है। दूसरा एक और पढ़िए कि समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। समतल दर्पण में जब भी वस्तु की इमेज बनेगा वो आभासी होगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, नहीं देखे तो आप देख लीजिए। अब मैं आपको कुछ इसमें एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा लिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मिरर लगा लिया। कोई वस्तु मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये वस्तु मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। दर्पण से कितना दूरी पर है, मान लेते हैं ये 2 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। तब इसका जो इमेज है, ठीक है, इसका जो इमेज है ये भी दर्पण के पीछे 2 मीटर दूरी पर ही बनेगा और दर्पण की और वस्तु के साइज के बराबर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से उतना ही होगा जितना वस्तु की दूरी होगा, ठीक है। वास्तविक में इस दर्पण से, दर्पण के समतल स्थान से वस्तु की दूरी कितनी है, 2 मीटर। तो इसके पीछे भी, है ना, ऐसा प्रतीत होगा कि 2 मीटर, है ना, इस दर्पण से यदि हम स्केल से नापेंगे तो 2 मीटर की बीच की दूरी होगी, है ना। जितना वस्तु दूरी रहेगा उतना ही कितना दूरी होगा इमेज का, सेम जितना वस्तु दूरी रहेगा दर्पण से उतना ही दूरी पर बनेगा अपना इमेज, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि इमेज और वस्तु और इमेज के बीच की दूरी, तो आप इसको आप डबल कर दीजिए, है ना, यहाँ से 2 और ये 2, तो 2 2 4 मीटर, इस प्रकार से।
अब एक प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से कुल दूरी, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, इस एग्जांपल में देख लेते हैं। ठीक है, कोई समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर, ये आपने 30 सेंटीमीटर मान लिया दूरी पर कोई स्थित है, तो मोस्टली ये 30 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। ठीक है, यदि 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी 30 सेंटीमीटर के अंतर बनेगा। अब पूछ रहा है कि दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। ये 30 और ये 30 टोटल हो जाएगा 30 + 30 = 60 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। आपको ऐसा एक नंबर के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस में, क्योंकि इसमें लेवल 10 तक है तो लो क्वेश्चन पूछने की भी संभावना इसमें बनी रहेंगी। पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी लंबाई की दर्पण की आवश्यकता होती है? ठीक है, यदि आप अपने घर में अपने आप को पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं दर्पण के सामने खड़े होके, तो कम से कम कितनी लंबाई की या कितनी लंबी दर्पण आपको आवश्यकता होगी, कितनी बड़ी दर्पण आपको आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर है जितना व्यक्ति की हाइट है ना, उसका जस्ट आधा, मिनिमम आधा, आधा से कम नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 6 फीट का है ना, तो कम से कम उसको 3 फीट की दर्पण तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम में बात नहीं बनेगी। ज्यादा हो जाएगा चल जाएगा, 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अटल सत्य है, मतलब इमेज का आधा होना चाहिए, इमेज का हाफ आपके दर्पण का साइज होना चाहिए, उतने हाई से, है ना। यदि कोई व्यक्ति 7 फीट का है तो उनको 3.5 फीट का ऊंचा वाला दर्पण चाहिए ही चाहिए, उससे कम में बात नहीं बनेगी यदि वो अपना पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक देखना चाहता है तो। प्रश्न पढ़िए, एक व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबी दर्पण की आवश्यकता होगी? बस 160 को आपको आधा करना है तो कितना हो जाएगा, ये 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर की एक दर्पण लाएगा और अपने आप को पूर्ण रूप से वो देख सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच की प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? ये प्रश्न आपको एक नंबर में 3 से 4 बार पूछ चुका है ना। आपको देगा कि दो समतल दर्पण है ना, वो 90 अंश के कोण में झुका हुआ है, 30 अंश के कोण में झुका है ना, जितना भी अंश कोण बोले 40, 50, 60 जो भी है, और आपको पूछेगा कि उसमें कितने इमेज बन रहे हैं, फिर आपको पूछेगा उसमें कितने इमेज बन रहे हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इमेज की संख्या बराबर 360/थीटा। ठीक है, जब ये थीटा क्या है, जितने कोण पर दो दर्पण को रखा गया, जैसे एक दर्पण ऐसा रखा गया और एक दर्पण जस्ट स्ट्रेट लंबवत रखा गया, मतलब इसकी बीच के जो कोण है 90 अंश, इसी 90 अंश को इस थीटा के स्थान पर रखना है। जब 360 का मान है ना, जब 360 रखेंगे और थीटा रखेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद यदि संख्या आपका आंसर सम में आ जाए तो 1 घटा लीजिएगा, जितना 1 घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही आपकी इमेज की संख्या होगी। यदि विषम आता है तो घटाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जब भी आप भाग देंगे तो भागफल को आपको दशमलव वाला नहीं लेना है, जो पूर्णांक होगा उसी को लेना है। दशमलव वालों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि फोटो हल्का से भी कट जाएगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो दशमलव में होगा, है ना, जैसे आपको जैसे भाग करेंगे तो 9.6 आ गया, तो 9.6 नहीं लेना है, केवल 9 लेना है ना। 10.2 आ गया तो 2 को नहीं लेना है, केवल 10 को लेना है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन ये वाला करने वाले हैं, 90 वाला, फिर 40 वाला बताएंगे। जैसे ये 90 अंश के कोण में, जैसे यही दर्पण देखिए जो आपको एग्जाम में दिख रहा है, ये एक दर्पण है और ये दूसरा दर्पण है, या ये पहला दर्पण, इसको दूसरा दर्पण मान लीजिए, ये दोनों आपस में 90 अंश के कोण पर है। ठीक है, पहले तो हम फार्मूला से मान निकालते हैं 90 से, 0 से 0 कटा गया, 9 चौके 36, मतलब 4 आया। हमने यहाँ पढ़ा है कि यदि सम संख्या आ जाए काटने के बाद, तब इसमें 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 3। इस मतलब है जब दो दर्पण को 90 अंश के डिग्री पर
रखा जाता है, सेट करके रखा जाता है, तो उसमें 3 इमेजेस हमको दिखेंगे। प्रैक्टिकली देख लीजिए, देखिए ये 2 दर्पण, इसको 90 अंश कोण पे रखा गया है और ये वस्तु है। यहाँ पर एक वस्तु इमेज बनेगी, ये इमेज बनेगा और ये इमेज बनेगा। दिखने पे आपको 4 लग रहा होगा, लेकिन इसमें से तो एक वस्तु है ना, इसमें से एक वस्तु है, तो कितने इमेज बने, 1 2 और 3। हमारा आंसर भी आया है 3। ठीक है, आपको यहाँ से प्रैक्टिकल से भी पता चल गया। और ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 समतल दर्पण के बीच 40 अंश का कोण बनता है। ठीक है, ऐसे 2 समतल दर्पण रखा गया है और इसमें कुछ ऐसे 40 अंश का डिग्री बना के उसको जोड़ के रखा गया है। अब इसमें कितने इमेज बनेंगे ये हमको बताना है। इसको क्या करेंगे, 360 है क्या, ये 360 को भाग करेंगे 40 अंश से, 0 से 0 कटा गया, 4 कम 4, 4 9 36 होता है क्या, 9 चौके 36, तो ये 9। ठीक है, 9 समय के विषम है, विषम है, 1 माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब प्रतिबिंब की संख्या होगी 9। जब 2 समतल दर्पण को 40 अंश के कोण में झुकता हुआ यदि सेट किया जाता है तो 9 प्रतिबिंब उसमें बनते हैं। ठीक है, आसान है, कोई टफ वाली इसमें बात नहीं है। अब हम एक बात करेंगे, पेरिस्कोप की बात करें। अब हम बात करते हैं पेरिस्कोप क्या होता है। पेरिस्कोप मतलब होते हैं परिदर्शी। हमने सबसे स्टार्टिंग में सीखा था कि जब जैसे प्रकाश एक सरल रेखा पर गमन करती है ना, तो हमने एक पाइप लगा के देखा था। यदि पाइप मुड़ता है तब की स्थिति में हमको कोई भी चीजें नहीं दिखी देती है, लेकिन कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं दर्पण के समतल कोण के, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे यह परावर्तन पर आधारित होता है। पहली बात तो पेरिस्कोप जो है 45 अंश के कोण पर समतल दर्पण लगा होता है। पनडुब्बी ये कहाँ देख, सबसे पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। ये देखिए, इस प्रकार से कोई पाइप है, यहाँ एक दर्पण लगा हुआ है और यहाँ एक दर्पण लगा हुआ है जो 45 अंश का डिग्री पे है ना। अब 45 अंश कैसे होगा, ये देखिए, ये इस प्रकार से है ना तिरछा, और यहाँ पे इस प्रकार से तिरछा। ठीक है, जब कोई एक प्रकाश किरण इसमें टकराती है ना, 45 से मतलब ये 90 का 90 कोण बनाएगा। 45 का मतलब ये 90 कोण बनाएगा और सीधा 90 अंश की डिग्री पर इसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। और ये भी 90 डिग्री पे झुका हुआ है, तो ये सीधा इसको 90 अंश पे परावर्तित करेगा। इसका मतलब ये जो किरणें हैं कहीं भी लॉस नहीं होंगी। यहाँ पे रखी वस्तु को देखा जा सकता है या फिर यहाँ पे रखी वस्तु को यहाँ देखा जा सकता है। ठीक है, क्या कहा हमने, ये जो दर्पण है ये 45 अंश की डिग्री पर झुकाकर लगाया गया है। ठीक है, 45 अंश की डिग्री पर झुकाकर लगाया गया है। और जब भी हम इसमें लंब खींचेंगे 45 वाले में, तो क्या होगा, ये सीधा लंब जो है ना, 45 अंश में झुकने के बाद इसमें जो है जो भी होगा वो सीधे स्ट्रेट चला जाता है। ये जो किरण है वो सीधे स्ट्रेट चला गया और यहाँ से ऐसा निकल गया। ठीक है, निकलने के बाद इस यहाँ पे जो वस्तु रखेगा हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पनडुब्बियों में। पनडुब्बियां जो है पानी के नीचे रहती है ना, वहां पे लोग आके नहीं देख सकते क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो पनडुब्बियां है नीचे रहती है। यहाँ पेरिस्कोप के माध्यम से, ठीक है, पेरिस्कोप के माध्यम से अधिक ऊंचे स्थान को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप को। इस प्रकार 3-4 दर्पण आप लगाकर आराम से देख सकते हैं। अगर हो सकता है आप अगर पीछे का देखना चाहते हैं इस प्रकार का, तो यहाँ भी दर्पण लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 30 अंश 45 अंश पे यहाँ से टकरा कर ऐसे ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर रखा चीज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पेरिस्कोप। तो हमने क्या सीखा, अपनी पूरी आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए लंबाई का लगभग आधा दर्पण होना चाहिए। प्रतिबिंब के वस्तु के आधा लंबाई का दर्पण से आप पूरे अपने आप को या फिर पूरी वस्तु को देखा जा सकता है। यदि दर्पण की ओर v वेग से दौड़ा जाए तो प्रतिबिंब 2v वेग से गतिशील दिखती है। ठीक है, हमने यहाँ एक दर्पण लगाया था, यहाँ एक वस्तु रखी थी और ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना। ठीक है, ये वस्तु प्रतिबिंब। जब भी देखिए, अब मैं आपको ध्यान से इसमें बताता हूँ क्या है। मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर में है और इमेज भी 10 सेंटीमीटर बना है। जैसे ही एक व्यक्ति या वस्तु को हम 2 सेंटीमीटर घुसाते हैं तो ये भी 2 सेंटीमीटर घुस जाएगा। लेकिन क्योंकि आप अपने आप को 2 सेंटीमीटर घुसाएंगे तो आपको इतना याद नहीं होगा कि मैं 2 घूम चुका हूँ, है ना। तो आप पास आए, साथ में ये आपको डबल स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। वास्तव में वो डबल स्पीड से नहीं आता है ना, वास्तव में ये डबल स्पीड से नहीं आता है, केवल ऐसा दिखता है ये। अब ऐसा क्यों दिखता है, ये देखिए। अभी हमने बताया है
कि कोई भी जो इमेज जैसे 10 में बन रही है तो इमेज के दर्पण के उस पार भी वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हुआ दिखाई देगा। यदि हम इसको 2 मीटर खिसकाते हैं तो इसको ये भी अपने आप को 2 सेंटीमीटर खिसका के 8 में आ जाएगा और ये भी 8 में आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड से एक आपके पास अगर ऐसा होता तो ये 4 में आ जाता, है ना, 4 सेंटीमीटर आगे आ जाता है, लेकिन ये 2 ही सेंटीमीटर आया है क्योंकि दर्पण का रूल है कि आप जितना दूर रहेंगे इमेज भी उतना ही दूर बनेगा। बिकॉज क्योंकि आप यहाँ से 2 सेंटीमीटर तय किए हैं और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर तय हो गया, इसलिए हमको डबल दिखता है ना। जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, अपने आप जैसे ही घुसेगा, है ना, अपने आप ही जैसे ही आगे चले जाएगा तो उसको अपना स्पीड नहीं दिखाई देगा, उसको ऐसा लगेगा कि दर्पण से डबल स्पीड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि कोई भी यदि v वेग से दौड़ता है तो उसको जो इमेज है 2v वेग मतलब डबल स्पीड से आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए लिखा रहता है, देखिए दर्पण में, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, अर्थात वस्तु स्वाभाविक वेग से अधिक गतिशील दिखती है। इसका हिंदी मतलब होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, वस्तु स्वाभाविक वेग से अधिक गतिशील दिखती है जब आप उसको दर्पण में देखते रहते हो। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाती है, हमने पढ़ा। वस्तु दर्पण से जितनी दूर होती है दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है, ये भी हमने पढ़ा। समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, यदि नहीं चाहते तो हमारा पुराना वीडियो देख लीजिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसमें की कोई इसकी क्षमता शून्य होती है, इसमें फोकस दूरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दर्पण के नेक्स्ट चैप्टर के बाद। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा गोली दर्पण, इसके बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण का अपवर्तन, अपवर्तन के बाद गोली दर्पण, फिर ह्यूमन आई। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद एक लेंस भी पढ़ना है ना, उसके बाद ये हमारा लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा जो 10th लेवल के एग्जाम से आने वाला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।